उतना ज़्यादा आइडिया रहता नहीं है उस टाइम ब्रांच का, तो फिर मैंने माइनिंग पे ज़्यादा तो पसंद मतलब मेरा एक्सपेक्टेड रैंक जितना मेरे को लग रहा था उतना नहीं आया एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो रैंक उस टाइम मेरा था, बट फिर भी मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करता था 2-3 घंटा हर दिन का इस तरीके। 61 रैंक से 47 रैंक का, तो आपने ऐसा क्या किया था अपने फाइनल ईयर में कि आपका इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट, अप्रॉक्सीमेटली 100 रैंक का इंप्रूवमेंट हुआ? क्या रोल था आपके इस प्रिपरेशन में? क्योंकि मॉक टेस्ट का बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल होता है किसी भी एग्जाम में, किसी भी नेशनल इंटरनेशनल एग्जाम की प्रिपरेशन में। तो मॉक टेस्ट का क्या रोल था और माइनिंग कैम्प का मॉक टेस्ट ने आपको कितना हेल्प करा था? इस मैनेजमेंट करना, राउंड्स में सॉल्व करना और जो मार्क फॉर रिव्यू है उनको वापस अटेम्प्ट करना, क्योंकि फर्स्ट गो में नहीं होते हैं वो सारे फॉलो किए। इसके अलावा मैं ज़्यादा रिसोर्स जो है वो प्रॉपर जो मॉड्यूल्स माइनिंग ज्ञान का मिलता है। तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल माइनिंग ज्ञान। मैं आयुष कुमार आपके अपने इस माइनिंग ज्ञान के चैनल में स्वागत करता हूँ। आज हमारे और आपके बीच हैं वैभव झा, जो कि आईआईटी खड़गपुर के एक स्टूडेंट हैं। वैभव झा जी का गेट माइनिंग इंजीनियरिंग 2026 में ऑल इंडिया रैंक 47 लगा है, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम वैभव झा जी की प्रिपरेशन जर्नी के बारे में जानेंगे कि उन्होंने कैसे गेट के लिए प्रिपरेशन करा था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वैभव झा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका माइनिंग ज्ञान के इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है, इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, क्योंकि आपने देश भर में ऑल इंडिया रैंक 47 अचीव किया है, जो कि खुद में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट। सबसे पहले वैभव झा जी, आप मुझे और हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दीजिए। आप कहाँ से हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका कॉलेज कौन सा है, ठीक है, और कॉलेज के बारे में थोड़ा बताइए। तो मेरा नाम वैभव झा है और मैं मधुबनी बिहार से हूँ, बट मेरा स्कूलिंग जो है वो कटनी डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से हुआ है। उसके बाद मैंने फिर जेई का एग्ज़ाम दिया और मेरा भी कॉलेज जो है आईआईटी खड़गपुर। मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ परसुइंग माय बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी माइनिंग इंजीनियरिंग। आप अपने थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए वैभव झा जी। तो फैमिली बैकग्राउंड में मेरे एक फादर थे, मदर है और एक मेरा छोटा भाई है और मैं, हम 4 का फैमिली था। फादर मेरे अडानी सीमेंट, जो कि फॉर्मर एसीसी सीमेंट है, वहाँ पे एज अ बॉयलर इंचार्ज थे। और बाकी फैमिली बैकग्राउंड माइनिंग से रिलेटेड था। और तभी जब मेरा जेई का रैंक आया था तो उसके बाद और भी ऑप्शंस थे मेरे पास, मैकेनिकल, सिविल का, बट उसके अलावा मैंने माइनिंग को प्रेफरेंस दिया उस टाइम। थोड़ा रिलेटिव्स की तरफ से भी था कि नहीं, माइनिंग अच्छा ब्रांच है, स्कोप है उसमें आगे इन फ्यूचर। तो उतना ज़्यादा आइडिया रहता नहीं है उस टाइम ब्रांच का, तो फिर मैंने माइनिंग को ही आगे फिर परस्यू। तो जैसा कि आपने बताया कि आप आईआईटी खड़गपुर के स्टूडेंट हैं, तो आप अपने थोड़ा कॉलेज लाइफ के बारे में और कॉलेज के बारे में थोड़ा सा इम्फेसिस करिए, और जो वहाँ के प्रोफेसर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा बताइए हमारे व्यूअर्स। कॉलेज में जब मैं जस्ट आया 2022 में, तो क्योंकि एक स्मॉल टाउन से था मैं, तो थोड़ा यहाँ पे लगा कि भाई काफ़ी ज़्यादा यहाँ एक्सपोजर है। पहली बार पूरे पैन इंडिया से लोग थे और एकेडमिक्स के अलावा लोग के पास काफ़ी सारे अलग अलग स्किल्स भी थे। किसी को कोडिंग अच्छा बनता है, तो किसी से डांस, किसी से स्पीच का कॉम्पिटिशन है, तो एथलेटिक्स में, कोई अलग स्पोर्ट्स में, तो सब अपने अपने लेवल पे काफ़ी अच्छे थे। तो पहली बात जो मतलब यहाँ पे मैंने आके चीज़ सीखा कि एक अच्छा नेटवर्किंग और दोस्त लोग का कितना इंपॉर्टेंस है लाइफ में। तो दोस्त ना सिर्फ मतलब मोटिवेशन दिए, बाकी अलावा भी मतलब कोई लो फेज मोमेंट था उसमें भी हेल्प रहा। तो ये सारा चीज़ तो था जो पर्सनल जो मैंने एक्सपीरियंस किया। बाकी फैकल्टी का यहाँ पे जो है काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस और सपोर्टिव फैकल्टी है जो भी माइनिंग डिपार्टमेंट के। और सपोर्टिव के साथ साथ वो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर भी उनके पास है, तो उससे भी काफ़ी हम लोग को हेल्प मिलता है। जब वो पढ़ाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, तो प्रॉपर विजुअलाइजेशन वगैरह अच्छे से हो पाता है। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बात आपने बताई है वैभव जी हमारे व्यूअर्स को। हाँ, तो चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कब की थी? क्या वो टाइमलाइन था जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी? और अपनी प्रिपरेशन जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें डिटेल में। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था सेकेंड ईयर के एंड में, जब वो जो गर्मी का छुट्टी था, मई जून जुलाई वाला, वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था 2024 में। तो स्टार्टिंग में मैंने एक एक गुराई से ही स्टार्ट किया था और 2-3 महीने मैंने एक एक गुराई पे पहले फोकस किया, देखा कि किस तरीके से कितना मेरे को बनता है, क्या क्या चीज़ मैंने पढ़ा हुआ है और क्या क्या चीज़ पे मेरे को आगे फोकस देना है। तो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुआ सेल्फ स्टडी से ही। फिर उसके बाद लगा कि थोड़ा और ऑर्गेनाइज वे में जाया जा सकता है, क्योंकि थोड़ा रैंडम हो रहा था चीज़ें, प्रॉपर टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने स्ट्रक्चर्ड वे में जाने के लिए विक्रम बैच जो गेट 2025 के लिए था वो ज्वाइन किया। वहाँ पे फिर मैंने स्टार्टिंग, क्योंकि थोड़ा एनर्जी ज़्यादा रहता है, तो मैंने रॉक मैकेनिक्स से स्टार्ट किया। सेकेंड ईयर में मतलब ऑलरेडी मैंने रॉक मैकेनिक्स पढ़ा हुआ था, तो जब वहाँ पे अमृतेश सर से मैंने उनके रिकॉर्डेड लेक्चर ही फॉलो किए, तो वहाँ से मतलब गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंस है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स क्या आते हैं, वो सारा चीज़ आइडिया धीरे धीरे लगने लगा। और क्योंकि टफ सब्जेक्ट से मैंने स्टार्ट किया था, तो 1 महीना के अराउंड मैंने रॉक मैकेनिक्स को दिया। और उसके बाद फिर धीरे धीरे बाकी के सारे सब्जेक्ट्स जो स्कोरिंग थे, मतलब जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, माइंड प्लानिंग, सिस्टम इंजीनियरिंग, वो सारा चीज़ मैंने स्टार्ट मतलब फिर कंटिन्यू किया आफ्टर रॉक मैकेनिक्स। और इस तरीके से गेट में थर्ड ईयर का प्रिपरेशन चला। थर्ड ईयर में मैं थोड़ा ज़्यादा एग्ज़ाम मतलब ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेड भी था एग्ज़ाम से, और जब ज़्यादा थोड़ा ओवर एक्सपेक्टेड था तो इसके कारण थोड़ा रैंक और एग्ज़ाम में नर्वसनेस थोड़ा ज़्यादा हो गया था, जिसके कारण थोड़ा रैंक में मतलब मेरा एक्सपेक्टेड रैंक जितना मेरे को लग रहा था उतना नहीं आया एक्सपेक्टेशन के हिसाब से। तो रैंक उस टाइम मेरा 161 था। फिर जब मैं फोर्थ ईयर में आया तो इसी चीज़ को मैंने कंटिन्यू किया, क्योंकि ऑलरेडी मेरे मोर वाले सब्जेक्ट्स कंप्लीट थे।
कुछ कुछ चीज़ में मेरे को और थोड़ा फाइन और उसमें एडजस्टमेंट और फाइन थोड़ा और चाहिए था कि प्रैक्टिस चाहिए, और थोड़े कंसेप्ट मशीनरी स्पेसिफिकली और उसमें वीक थे, तो वापस मैंने अर्जुना बैच को ज्वाइन किया था गेट 26 के लिए। बाकी जो भी कवर अप थे उनका रिवीजन वो प्रॉपर फेज में चलता रहा, रिवीजन फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सब तो चलते रहे। और इसके बाद जो है जब जैसे मशीनरी वेंटिलेशन ये सब जो मैंने छोड़ दिया था थर्ड ईयर में उनको कवर अप किया, फिर जो फेज आता है मॉक टेस्ट वाला वो चीज़ मैंने कंटिन्यू किया। बट क्योंकि फोर्थ ईयर में एक प्लेसमेंट का भी थोड़ा लोड रहता है, क्योंकि कॉलेज की तरफ से भी रहता है, फैमिली की तरफ से भी रहता है कि प्लेसमेंट्स अच्छे होने चाहिए, तो फिर प्लेसमेंट के लिए कोर का तो ऑप्शन था ही, बट उसके अलावा भी मैं बाकी ऑप्शंस रखा था जैसे डेटा कंसल्टिंग का, तो उनको फॉलो करने के लिए थोड़ा वहाँ पे भी टाइम देना पड़ता था, तो थोड़ा गेट में टाइम कम हो जाता था, बट फिर भी मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन करता था 2-3 घंटा हर दिन का। इस तरीके से फिर मेरा फोर्थ ईयर का था, बट आफ्टर प्लेसमेंट फिर मैं ज़्यादा और फोकस्ड हो गया गेट की तरफ। एंड जो भी दिसंबर जनवरी का टाइम है उसमें फिर मैं ज़्यादा अच्छे से मॉक टेस्ट और रिवीजन वगैरह किया, एंड फिर अभी ऑल इंडिया रैंक 47। काफ़ी डिटेल में आपने अपने जर्नी को बताया हमारे व्यूअर्स को। तो जैसा कि आपने बताया कि आपका थर्ड ईयर में 166 रैंक था एंड फाइनल ईयर 161 रैंक था एंड फाइनल ईयर में आपका 47 रैंक है। तो आपने जो सडन जंप किया है, ऑफ कोर्स आपने अब ये जंप अपनी मेहनत से करा है, तो 161 रैंक से 47 रैंक का, तो आपने ऐसा क्या किया था अपने फाइनल ईयर में कि आपका इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट, अप्रॉक्सीमेटली 100 रैंक का इंप्रूवमेंट हुआ? मैंने कुछ चेंजेस मतलब जो भी अप्रोच था उसमें थोड़ा चेंजेस किया प्लान में। एक्चुअली जो थर्ड ईयर में था मैं थोड़ा स्पेसिफिक था उस टाइम की, जो हाई वेटेड चैप्टर्स है सब्जेक्ट्स हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना, और जो इजी है उनको तो करना ही, बट उसके अलावा जब मैं वो फोकस कर रहा था तो कुछ सब्जेक्ट्स मेरे छूट गए थे टाइम का कहीं ना कहीं वो सारे के कारण, और ज़्यादा स्ट्रेच हो गया था कुछ कुछ सब्जेक्ट्स जैसे रॉक मैकेनिक्स वगैरह, तो टाइम उसमें फिर प्रॉपर एलोकेट नहीं हो पाया था। तो जैसे वेंटिलेशन और मशीनरी इनको मैं गेट पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पाया था। तो पहला तो ये था कि मैंने पूरा सब मतलब सिलेबस जो मोर और लेस वो कंप्लीट नहीं था। दूसरा ये चीज़ था कि मॉक टेस्ट तो देता था, बट वही है मॉक टेस्ट देने के बाद उसको भूल जाता था, मतलब उसका एनालिसिस जो प्रॉपर होता है कि नेगेटिव हो रहे हैं तो क्यों नेगेटिव हो रहे हैं, जो क्वेश्चंस 2 नंबर वाले छूट रहे हैं वो क्यों छूट रहे हैं, क्योंकि वो 0 नंबर तो देते हैं मतलब यदि गलत होता है, बट सही होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा रैंक इंप्रूवमेंट होता है 2 नंबर से। तो वो सारा चीज़ जो है वो मैंने फोर्थ ईयर में ही फिर फाइनल जो टेस्ट एनालिसिस करता था वहाँ पे ध्यान देता था। और उसके अलावा जो भी थ्योरी वाले क्वेश्चंस थे, क्योंकि थ्योरी वाले में ऐसा रहता है मेरे को जो लगता है कि यदि बनता है तो वहाँ पे 10-15 सेकंड में आराम से मार्क्स मिल जाते हैं, और यदि नहीं बनता है तो वो नेगेटिव ही होता है। तो वहाँ थ्योरी वाले क्वेश्चंस को मैं शॉर्ट नोट्स में ऐड ऑन करते आता था जो भी मेरे को प्रीवियस ईयर से मिलते थे। तो थ्योरी के लिए अलग से मैंने कुछ ज़्यादा पढ़ा नहीं था, न्यूमेरिकल ही फोकस था। प्रीवियस ईयर जो है वो 2007 ऑनवर्ड्स जो लगाया था वो चीज़ मैंने फोर्थ ईयर में किया था, थर्ड ईयर में प्रॉपर वे में नहीं किया था। तो ये सारा फैक्टर्स था जिसके कारण जो सडन रैंक का इंप्रूवमेंट है वो देखने को मिला। काफ़ी अच्छी बात बताई आपने। मैं आपसे और एक सवाल पूछना चाहूँगा वैभव जी, कि जैसे माइनिंग ज्ञान का 2025 में एक इनिशिएटिव था MG गुरु ड्रोन का, आपको पता होगा, ठीक है? तो वो कितना ज़्यादा हेल्पफुल था? आपके जो मेंटर थे, आपके मेंटर कौन थे? सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा। मेरे मेंटर थे पोषण कुमार वर्मा जो 2025 में रैंक 11 तो था। उनका क्या रोल रहा आपकी जर्नी में? माइनिंग गैंग का जो इनिशिएटिव था जो गुरु द्रोणा वाला, उनका उसका मेरे को जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल लगा कि ऑन एन एवरेज मतलब मंथली बेसिस पे वो रिव्यू करते थे कि क्या प्रिपरेशन का स्टेटस चल रहा है, कहाँ पे स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, वो सारा चीज़ तो रहता ही था, जो कि एक कमेंडेबल है अपने तरफ से, एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसके अलावा जो मेरे को जो सबसे ज़्यादा फायदेमंद लगा कि जो भी जैसे कोई सब्जेक्ट है लेट से मशीनरी, तो मशीनरी में मेरे को क्या चीज़ पढ़ना है जो एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि सारा चीज़ तो थ्योरी कवर अप नहीं किया जा सकता, और मशीनरी में थोड़ा थ्योरी जैसे सेफ्टी डिवाइस वगैरह कॉलेज वगैरह उनकी थ्योरी भी ज़्यादा आने लगती है। तो मोस्टली न्यूमेरिकल ही फोकस में क्या क्या चीज़ को करना, किसको अवॉइड करना, वो मेंटर ने काफ़ी ज़्यादा उसके रिगार्डिंग हेल्प किया। और इसके अलावा उन्होंने टेस्ट सीरीज के बारे में कुछ कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट बताई, जैसे टाइम मैनेजमेंट करना, राउंड्स में सॉल्व करना, और जो मार्क फॉर रिव्यू है उनको वापस से अटेम्प्ट करना, क्योंकि फर्स्ट गो में नहीं होते हैं वो सारे क्वेश्चन, सेकंड गो में चांसेस ज़्यादा है सॉल्व होने का। तो टेस्ट सीरीज से रिलेटेड उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे इंसाइट्स दिए, जो कि काफ़ी हेल्प मिला मेरे को रैंक इम्प्रूव करने में। मतलब हमारा जो गुरु द्रोण का इनिशिएटिव था माइनिंग ज्ञान का, वो काफ़ी हेल्पफुल रहा आपके जर्नी में, एंड उसका भी सिग्निफिकेंट रोल है जैसा कि आपने बताया। बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स हैं हमारे, वो कंसिस्टेंसी के साथ स्ट्रगल करते हैं कि वो 2 दिन पढ़ते हैं फिर वो नहीं पढ़ पाते हैं, कुछ दिन अप्स एंड डाउन्स तो आते रहते हैं प्रिपरेशन में। तो आप कितने कंसिस्टेंट थे और आपने कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करा था? कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन, इस पर थोड़ा सा फोकस करिए। कंसिस्टेंसी में स्टार्टिंग से मतलब जब थर्ड ईयर से प्रिपरेशन किया था, तो क्योंकि मैंने मतलब स्टार्टिंग एक गोराई से किया था, तो उतना मैं जैसा मैंने बताया थोड़ा रैंडम वे में मैं पढ़ रहा था, प्रॉपर कंसिस्टेंट नहीं था, कभी करना है तो कभी ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चंस किया, कभी कम क्वेश्चंस किए, स्ट्रक्चर नहीं था। उसके बाद धीरे धीरे मेरे को 2-3 महीने बाद पता चला कि स्ट्रक्चर्ड वे में करने से हर दिन का कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट जो वो लास्ट D-Day में देखने को मिलता है। तो फिर मैं वीकली प्लान्स बनाना स्टार्ट किया था, क्योंकि हो सकता है कई दिन में प्लान्स मेरे अचीव हो या टारगेट अचीव ना हो,
बट जो ओवरऑल वीक में यदि वीकेंड्स मिला देते हैं तो टाइम मिल जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें कंसिस्टेंसी जो है आ जाता है। तो ऑन एन एवरेज थर्ड ईयर में क्योंकि मैं ज़्यादा स्पेसिफिक फोकस था गेट के टूवर्ड्स, तो हर दिन का 4-5 घंटा तो रहता ही था डेडिकेटेड। उसके बाद फोर्थ ईयर में क्योंकि थोड़ा मेरे को प्लेसमेंट्स वाला भी चीज़ें बैलेंस करना था, तो थोड़ा मेरा टाइम जो है रिड्यूस हो गया, बट स्टार्टिंग से ही कंसिस्टेंट था, 2-3 घंटे तो देने ही है। कभी एग्जाम्स का टेस्ट आ गया, असाइनमेंट्स वगैरह, तो फिर भी 1-2 घंटे तो वहाँ पे निकालते ही था। क्योंकि यदि एक बार मतलब ब्रेक लग गया या गैप हो गया, तो फिर मेरे को पता था कि वापस से उतना ही एफर्ट डालना है उस चीज़ को स्टार्ट करने के लिए। तो वो चीज़ को मैं अवॉइड करने के लिए स्टार्टिंग से ही मतलब कंसिस्टेंट रहता था। रहा बात मोटिवेशन का, तो मोटिवेशन के लिए तो सबसे बड़े पेरेंट्स ही होते हैं आई थिंक, जो कि मोटिवेट करते हैं। सबका मोर और लेस यही फैक्टर रहता है कि जो पेरेंट्स का सेक्रीफाइस है, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनका सेक्रीफाइस और हार्डवर्क देख के लगता है कि यदि उनका 1% मेहनत भी यदि हम कर ले तो वो काफ़ी ज़्यादा उनको खुशी दे सकते हैं। तो वो चीज़ मेरे को लगता था, और वही बार बार कहीं ना कहीं बार बार लगता था कि हाँ, मेहनत करना है और आगे अच्छा ये करना है कि फैमिली का सिचुएशन इंप्रूव करना है और अपलिफ्टमेंट करना है। काफ़ी रियलिस्टिक बात बताई है आपने हमारे व्यूअर्स को वैभव जी। तो जैसा कि आपने बताया कि फाइनल ईयर में प्लेसमेंट का भी एक प्रेशर रहता है कि कॉलेज से प्लेसमेंट लेना है, तो आपने जो प्लेसमेंट का सीज़न है अपना, और जो एकेडमिक्स है कॉलेज की, और जो गेट प्रिपरेशन है, इन तीनों को कैसे बैलेंस करा था? तो इसके लिए मेरा अप्रोच ये था कि एकेडमिक्स जो है वो कॉलेज का वो गेट के सिलेबस से ऑलमोस्ट मैच करता ही है। इवन गेट का सिलेबस ज़्यादा वास्ट है एकेडमिक्स के कंपैरिजन में। तो गेट के लिए यदि अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो एकेडमिक्स मोर और लेस कवर हो जाता है, क्योंकि यहाँ के जो एग्जाम्स हैं मिड सेम एंड सेम एग्जाम्स, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं और न्यूमेरिकल भी रहते हैं नो डाउट, बट थ्योरी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड रहता है, जो कि अच्छा चीज़ भी है एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कंसेप्ट समझने के हिसाब से। तो वो चीज़ मेरा ऑलरेडी गेट से प्रिपरेशन चल रहा था। बाकी रहा बात प्लेसमेंट्स का, तो मेरा फील्ड जो है कोर का तो रखा था मैंने ऑप्शन, उसके अलावा 2 ऑप्शंस और रखे थे। तो वो चीज़ जो है मेरे को कहीं ना कहीं टाइम मैनेज करना रहता था, कभी रात में एक्स्ट्रा निकाल लिया, या फिर कभी अर्ली मॉर्निंग सुबह यदि उठ रहा हूँ मैं किसी एग्जाम्स वगैरह के लिए, तो वहाँ से निकाल लिया। और थोड़ा प्रोसेस हेक्टिक हो गया था लास्ट में आते आते, क्योंकि मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, बट वही है कि यदि थोड़ा थोड़ा टाइम हर दिन डेडिकेट करेंगे, कि भाई ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा मैं गेट का पढ़ना ही है, उसके अलावा भले 2-3 घंटा जो बच रहा है वो मैं प्लेसमेंट्स का पढ़ूंगा, तो वैसे में ओवरऑल जा करके स्टार्टिंग में लगता है कि 1 घंटा पढ़ने से कैसे सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, लेकिन विथ टाइम धीरे धीरे वो चीज़ मतलब ऐसा आदत बन जाता है कि वो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मल्टीप्लाई हो जाता है ऑलरेडी, और फिर उससे कंसिस्टेंसी आराम से आ जाता है। तो इस तीनों तरीके से मैंने बैलेंस किया था गेट को, एकेडमिक्स और प्लेसमेंट सीजन। जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, आपने काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करा था इन सारी चीज़ों को, जिसका रिजल्ट है आपने इतना अच्छा रैंक अचीव करा। तो ये तो थी हमारी प्रिपरेशन जर्नी की बात, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो जो 3 घंटे थे गेट एग्जामिनेशंस के, जो 9 बजे से सुबह 12 बजे तक था, आप उन 3 घंटों को थोड़ा डिफाइन करिए, उनके बारे में थोड़ा सा ब्रॉड डिटेल्स दीजिए। आपने क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करे थे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करा था, और क्या आपका अप्रोच था क्वेश्चन सॉल्विंग को लेकर, इस पर थोड़ा सा इन्फोसिस करिए। तो जो टाइम मैनेजमेंट का उस दिन जो डी डे था, उसमें एक्चुअली नर्वसनेस तो सभी को होता है जो अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, और इवन जो नहीं भी किया उनको भी थोड़ा तो नर्वसनेस रहता ही है। बट मोस्टली उस दिन जो भी है ना हमारे अंदर एनर्जी है, उसको इस तरीके से चैनलाइज करना चाहिए कि जो भी मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है पहले वहाँ के क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो वीक टॉपिक्स हैं उनको बाद के लिए छोड़ना है। तो मेरा अप्रोच ये था कि मैं पहले एप्टीट्यूड से स्टार्ट करूँगा, फिर उसके बाद माइनिंग के कोर सेक्शन वाले में जाऊँगा। तो ऐसा था कि जब मैं इसका एप्टीट्यूड से स्टार्ट किया, तो जो ईजी क्वेश्चन एक गो में सॉल्व हो रहे हैं उनको सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो सॉल्वेबल होते हैं बट टाइम टेकिंग होते हैं, तो उनके लिए सिंपली मार्क फॉर रिव्यू करके आगे बढ़ जाता था। क्योंकि जैसा मेरे को मेंटर ने बताया था कि इसमें राउंड वाइज राउंड जाओगे तो ज़्यादा इफेक्टिवली मार्क्स बढ़ सकता है। सेम चीज़ मैंने मॉक टेस्ट में भी किया था, और ये सेम मैंने रेप्लिकेट एग्जाम में भी किया था। तो 2 से 3 राउंड में मैंने सॉल्व किया था। पहले राउंड में सारे इजी टू मॉडरेट लेवल क्वेश्चंस किए थे, एप्टीट्यूड के भी और कोर वाले जो माइनिंग क्वेश्चन थे उनका भी। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो सॉल्वेबल थे, जैसे मेथड का मेरे को याद है, मेथड के क्वेश्चन थे, तो वो फर्स्ट गो में नहीं हुए थे बट सेकंड गो में हाँ वो सॉल्व हो गए थे। तो ये चीज़ मैंने अप्रोच लगाया था दोनों एप्टीट्यूड और कोर सेक्शन दोनों के लिए। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव बात आपने बताई है। तो जैसा कि मैं सोच पा रहा हूँ कि आपने रैंक तो बहुत अच्छा अचीव करा है, नो डाउट, लेकिन मॉक टेस्ट का क्या रोल था आपके इस प्रिपरेशन में? क्योंकि मॉक टेस्ट का बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल होता है किसी भी एग्जाम में, किसी भी नेशनल इंटरनेशनल एग्जाम के प्रिपरेशन में। तो मॉक टेस्ट का क्या रोल था, और माइनिंग कैन का मॉक टेस्ट ने आपको कितना हेल्प करा था, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मॉक टेस्ट का ऐसा था कि मैंने जब प्रिपरेशन चल ही रहा था अराउंड सितंबर अक्टूबर के टाइम, तो उस टाइम उनका सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया था। तो वो मैं तो फॉलो कर ही रहा था क्योंकि सब्जेक्ट्स मेरे ऑलरेडी कवर्ड थे जैसा मैंने बताया। बट उसके बाद प्लेसमेंट सीजन आ गया तो ऑलमोस्ट मैंने रोक दिया था, बट फिर दिसंबर के लास्ट वीक से चीज़ें स्टार्ट कर दिया, फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट कर दिया था, और पूरा जनवरी भी वही कवर अप किया था। मॉक टेस्ट का जो मेरे को सबसे ज़्यादा फायदा मिला कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है पहली बात तो वो पता चल जाता है। उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसा होता है कि पूरे अच्छे से पढ़े हैं, सब कुछ है, नोट्स भी है, प्रॉपर रिवीजन भी है, सब कुछ बनता है, लेकिन वो 3 घंटे जो है वो मैनेज कर पाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि मॉक टेस्ट का आदत नहीं है, या फिर पहले से वो सिनेरियो एग्जाम का जो सिनेरियो वो रेप्लिकेट घर में नहीं करके देखें।
तो वहाँ पे मॉक टेस्ट मदद करता है कि 3 घंटा को कैसे डिवाइड करना है, अपने जो भी इजी सेक्शन है या फिर जो भी जिसमें ज़्यादा कमांड है उनको पहले अप्रोच करना है, और जो मेरे वीकर पोर्शन है उनको मेरे को छोड़ना है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं, बट जो बनता है यदि उसको अच्छे से कर लेंगे तो वहाँ से आराम से एक अच्छा मार्क्स आ जाता है। एक और बात मॉक टेस्ट का मेरे को ये लगा कि आइडिया मिल जाता है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या मतलब लेवल हो सकता है, और जिस तरीके से मॉक्स में मार्क्स होता है ऑन एन एवरेज वैसा ही मार्क्स एग्जाम में भी देखने को मिलता है, अनटिल अनलेस यदि कोई लेवल बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो गया। मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा मॉक टेस्ट के रिलेटेड ही, कि आप एनालाइज कैसे करते थे मॉक टेस्ट को, जो अपनी गलतियाँ थी उनको कैसे एनालाइज करते थे? तो मॉक टेस्ट एनालिसिस में सबसे पहले मैं ये ध्यान रखता था कि मेरे जो नेगेटिव मार्क्स हो रहे हैं वो कितने जा रहे हैं ओवरऑल, क्योंकि जो पॉजिटिव हो रहा है वो तो अच्छी बात है, बट जो नेगेटिव हो रहा है, क्योंकि थर्ड ईयर में जब मैं देखता था अपने मार्क्स को तो मेरे नेगेटिव 5-5, 6-6 नंबर जाते थे। वहाँ से मेरे को लगा कि यदि मैं लेट से 40 मार्क्स ला रहा हूँ तो मेरे 5-6 नेगेटिव तो वैसे ही हो गए, तो 35 से तो लेस ही मेरे मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स अपने मार्क्स को ही कहीं ना कहीं रिड्यूस कर देते। वो चीज़ मैं फोर्थ ईयर में उसको अवॉइड किया कि वो नेगेटिव मार्क्स जो है उसको धीरे धीरे रिड्यूस करना है, 5 से 4, 3 वैसे करके। जो मेरा गेट 26 का रिजल्ट था उसमें मतलब मेरे नेगेटिव मार्क्स 1 मार्क्स ही था नेगेटिव, ज़्यादा मैंने नेगेटिव नहीं रखा, एक्यूरेसी पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया था। तो पहला बात तो ये है कि नेगेटिव मार्क्स जो है उसको रिड्यूस करना है। दूसरा ये कि जो क्वेश्चंस मैं छोड़ रहा हूँ, जो मोस्टली 2 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं, मैं नेगेटिव को यहाँ नहीं ले रहा, क्योंकि नेगेटिव वाले में नेगेटिव करके कोई फ़ायदा नहीं है। यदि न्यूमेरिकल जो एनईटी वाले क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें यदि मैं क्वेश्चंस को लीव कर रहा हूँ तो मैं ये देखता था कि क्यों वो क्वेश्चन छूट रहे हैं, मतलब क्या उसमें मैंने उसके कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, दूसरा या पढ़ा है तो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा है, उसके रिलेटेड टाइप क्वेश्चंस मैंने प्रीवियस ईयर या क्लास में जो है वहाँ से किए हैं या नहीं किए। तो वो सब चीज़ के लिए मैं एक सेपरेट डायरी भी रखता था जहाँ पे ये सब चीज़ नोट करता था, और फिर धीरे धीरे वहाँ से वो एनालिसिस जो है वो हेल्पफुल होते गया। मार्क्स धीरे धीरे बढ़ रहे थे, कभी 0.3 बढ़ रहे थे तो कभी 0.66, धीरे धीरे वैसे में 5-5, 10-10 नंबर का भी जंप देखने को मेरे को मिला। तो वो मॉक टेस्ट एनालिसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, और इसके लिए है कि जितना जल्दी हम स्टार्ट करें उतना प्रोबेबिलिटी जीतने का ज़्यादा रहता है। तो जल्दी स्टार्ट करेंगे तो फिर जल्दी मॉक टेस्ट भी हम दे पाएंगे, जो भी सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज, और फिर जल्दी ही फुल मॉक टेस्ट भी हम दे सकते हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, डिफरेंट बुक्स लाइक ए गोराई, जी पी मिश्रा, इन सारों का भी हेल्प लिया था, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल, तो बुक्स के रिगार्डिंग स्टार्टिंग तो मैंने ए गोराई से किया था, जो फंडामेंटल्स है किसी भी माइनिंग एस्पिरेंट्स के लिए जो गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ए गोराई के अलावा वेंटिलेशन के लिए मैंने, क्योंकि विनोद सर के मैंने 1 शॉट वाले देखे थे वेंटिलेशन, तो वहाँ से मेरे को लगा कि थोड़ा वेंटिलेशन में मार्क्स नहीं आ रहे, तो एलसी काकू करने के लिए जो सर ने भी सजेस्ट किया था, तो 2 ही बुक मैंने फॉलो किया। इसके अलावा मैं ज़्यादा रिसोर्स जो है वो प्रॉपर जो मॉड्यूल्स माइनिंग ज्ञान का मिलता है उसी पे ज़्यादा ही फोकस था, क्योंकि बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स यदि मैं इकट्ठा कर लूँगा तो फिर उन सबको पढ़ना होता है, और पढ़ने के लिए फिर टाइम एलोकेट करना होता है। तो मेरे स्टडी मटेरियल्स लिमिटेड थे, बट ज़्यादा रिपीटेड उनको रिवीजन था, ज़्यादा मतलब क्वालिटी था ओवर मतलब क्वांटिटी के हिसाब से, तो वो चीज़ मेरा था। 2 ही बुक्स मैंने फॉलो किए, इसके अलावा मॉड्यूल्स थे जो टॉपिक वाइज है PYQs, और फुल जो टॉपिक फुल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ईयर वाइज रहते वो ही थे, और वो सफिशिएंट है मोड। जनरली बच्चों को 2-3 सब्जेक्ट में काफ़ी दिक्कतें आती है, लाइक रॉक मैकेनिक्स में, वेंटिलेशन में, तो आपको सबसे कठिन सब्जेक्ट कौन सा लगता था और कैसे आपने टैकल करा उस सब्जेक्ट को, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो कठिन मेरे को भी मतलब स्टार्टिंग में रॉक मैकेनिक्स ही लगा था, और रॉक मैकेनिक्स के लिए मैंने, क्योंकि कॉलेज में मैं सेकेंड ईयर में ऑलरेडी रॉक मैकेनिक्स पढ़ा हुआ था, एक बेसिक फंडामेंटल लेवल का, क्योंकि हमारे प्रोफेसर देव और प्रोफेसर वर्मा यहीं के खड़गपुर के फैकल्टी है, तो उनका एक बुक है फंडामेंटल ऑफ रॉक मैकेनिक्स, उसको मैंने अच्छे से डीप थॉरोली पढ़ा हुआ था, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चंस उसमें काफ़ी मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज काफ़ी अच्छा है, नो डाउट न्यूमेरिकल भी वो फोकस्ड है, तो वो चीज़ को मैंने क्योंकि सेकेंड ईयर में किया हुआ था, तो वो चीज़ मेरे को गेट में काफ़ी हेल्प मिला उस बुक का, फंडामेंटल ऑफ रॉक मैकेनिक्स का। बाकी उसके लिए मैं न्यूमेरिकल ही उसके साइड अप्रोच रहा था मेरा। और इसके अलावा मेरे को वेंटिलेशन में, क्योंकि वेंटिलेशन के कंसेप्ट्स तो अच्छे थे, स्ट्रॉन्ग थे, बट क्वेश्चंस में मार्क्स नहीं आते थे। उस क्वेश्चंस को मैं, चाहे वो बूस्टर हो, उसके क्वेश्चंस को जनरली मैं छोड़ता था। रीज़न उसका टाइम टेकिंग भी था, थोड़े टाइम लेते थे वो, तो उसको वो जो टाइम टेकिंग है, जो ज़्यादा टाइम ले रहा है, उसको रिड्यूस करने के लिए मैं एलसी काकू को फॉलो किया, तो वो बुक भी मेरे को काफ़ी हेल्पफुल रहा। काफ़ी अच्छी बात बताई आपने वैभव जी। तो अब हम अपने इस पॉडकास्ट सीरीज़ के आखिरी कुछ सवालों पे पहुंच गए हैं। तो आखिरी मेरे 1-2 सवाल हैं आपसे, हमारे व्यूअर्स के, कि इन फ्यूचर हमारे एस्पिरेंट्स को जो कि गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं 2027 में, 2028 में, उनको क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए अपनी प्रिपरेशन में? तो जो मेरे हिसाब से जो टिप्स है, जो अपकमिंग फ्यूचर एस्पिरेंट है गेट 27 के या 28 के, उनको मेरे हिसाब से ये सजेशन रहेगा कि पहली बात, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, कि जल्दी स्टार्ट करना, क्योंकि जल्दी स्टार्ट करेंगे तो उसका एक अलग एज मिलता है, वो लास्ट में समझना। तो ये दूसरा कि एप्टीट्यूड और मैथ्स, इसको इग्नोर नहीं किया सकते, क्योंकि जो मैथ्स और एप्टीट्यूड वाला सेक्शन है ये 28 मार्क्स के अराउंड रफली होता है, और यदि अंडर 100 का टारगेट है या अंडर 50 का, तो वहाँ पे इसी का सेक्शन का काफ़ी हेल्पफुल मदद मिलता है। नो डाउट कोर माइनिंग के क्वेश्चन सॉल्वेबल होते हैं, बट अंडर 50 या अंडर 100 के लिए मैथ्स और एप्टीट्यूड काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
इसके अलावा जो एक गलती जो मैंने थर्ड ईयर में किया था और फोर्थ ईयर में उसको अवॉइड किया था कि सिलेबस कंप्लीशन के लिए मैं टेस्ट को अवॉइड करता था कि पहले सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब उसके बाद टेस्ट स्टार्ट करेंगे। वैसे करते करते फिर टेस्ट जो है मैं जनवरी में स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उसको अवॉइड करना चाहिए। यदि 70-80% भी यदि सिलेबस कंप्लीट है तो टेस्ट स्टार्ट कर देना चाहिए पैरेलली। और इसके अलावा जैसे सब्जेक्ट जो रिवीजन होते जा रहे हैं, क्लास में लेक्चर्स होते आ रहे हैं, तो रिवीजन के लिए हर फोर्टनाइट पे या फिर आफ्टर 2 वीक्स जो है उसको रिवाइज करके उसका प्रीवियस ईयर लगाना, ये चीज़ मैं सजेस्ट करूँ। क्योंकि जनरली हम लोग चैप्टर तो अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, प्रीवियस ईयर भी कर लेते हैं, बाकी कोई स्टैंडर्ड बुक भी लगा लेते हैं, लेकिन उसका रिवीजन जो है वो प्रॉपर नहीं होता रहता है, मतलब कंटिन्यूस वे में रिवीजन, उसके कारण जो है फिर मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आते हैं। आपने बहुत सही बात बताई है रिवीजन को लेकर, क्योंकि रिवीजन बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी एग्जाम्स के लिए। माइनिंग के लिए तो स्पेशली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतने सारे फॉर्मूलेज होते हैं, इतना सारे सब्जेक्ट्स है, 150 से ऊपर तो फार्मूलाज है माइनिंग, तो रिवीजन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो होप हमारे व्यूअर्स को आपका ये पॉडकास्ट सुनकर बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट है ये। एंड बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके वैभव जी। चलिए बहुत बहुत बधाइयाँ आपके गेट 2026 के 47th रैंक के लिए, एंड इन फ्यूचर आप बहुत ही अच्छा करें अपने जीवन में, इसकी बहुत बहुत ही शुभकामनाएं। चलिए।